Srimati Arishmat Kaur. Time. Thank you, sir, for allowing me to speak in support of the motion of thanks to the President's address. सर, जब भी किसी चीज़ की चर्चा हो या डिस्कशन हो तो ये डिबेट में बहुत ज़रूरी होता है कि एक चीज़ की कंपैरिजन होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की, चाहे हम बाज़ार से कुछ लेने जाएं, चाहे गाड़ी खरीदें या फिर कोई किसी कॉलेज या स्कूल की एडमिशन के बारे, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम वे करते हैं और कंपैरिजन करते हैं कि ये इससे अच्छा है, ये इससे अच्छा, ये अच्छा है। तो इसी तरह हम कंपैरिजन भी करते हैं कि कौन सी सरकार ज़्यादा अच्छी है और कौन सी कम अच्छी है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि लोगों की जो एस्पिरेशंस होती हैं वो एस्पिरेशंस हमेशा बढ़ती रहती हैं और बदलती रहती हैं। इनका कोई सीमा नहीं, इनका कोई अंत नहीं होता है और सरकारों का काम होता है कि ही इन एस्पिरेशंस पे डिलीवर किया जाए। अब जो कोई बोले कि जो कुछ 70 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में किया जाए, तो ये मैं समझती हूँ कि उन पार्टियों की तरफ से ज़्यादती है जिन्होंने ज़्यादातर 70 साल में राज किया है और सिर्फ बड़े बड़े भाषणबाजी, स्लोगन्स, जुमले, क्रोनी कैपिटल, ये सारी चीज़ों के साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें करके टॉल प्रोमिसेस, लॉफ्टी प्रोमिसेस, tall claims के सिवा they have got nothing that they were able to deliver to the nation, and we all as MPs here know how easy it is to make tall and lofty claims. भाषणबाजी तो सबसे आसान चीज़ होती है, लेकिन अपने चीज़ों पे डिलीवरी करना एक एक चीज़ पे कितना मुश्किल होता है, मेरा ख्याल यहाँ के सारे सांसद बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को समझते हैं। तो आज कोई खड़े होकर कह दे कि भाई ये नहीं है और वो नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन बात करिए कि आपने क्या किया और इस सरकार ने क्या किया है और तब आंकड़ों पे आई है और उसका नतीजा देखिए। आज मैं कहना चाहूँगी कि मैं अपनी डिस्कशन शुरू कंपैरिजन के साथ ही करना चाहती हूँ कि एक तो पिछली सरकार, जो आज सारे जने इकट्ठे हो रहे हैं कि भाई पिछली सरकार का बहुत बढ़िया काम था, और वो खुद अभी मैं खड़गे जी का भी सुन के आई हूँ कि जैसे उन्होंने 70 सालों में पता नहीं क्या तीर कमान कमा लिए हैं और इस सरकार ने तो 5 साल में कुछ किया ही नहीं है। अब ज़रा याद करिए 2014 में पिछली 10 साल की कांग्रेस सरकार का पूरे देश में, दुनिया में क्या था बिसाइड्स करप्शन, क्रोनी कैपिटलिज्म, जहां फियरलेसली देश के खजाने को लूट एंड प्लंडर किया जा रहा था बिना निडर होके, ऐसे जैसे कोई उनका हक होता है गरीब का पैसा खाने का। कोई ऐसा महकमा नहीं था, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था, कोई ऐसा मंत्री नहीं था, कोई ऐसा इनका परिवार नहीं था जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे। और यही एक कारण था कि हमारा देश अपने लोगों के निगाहों पे और दुनिया के निगाहों में कहीं ना कहीं एक सिर्फ करप्शन का सिंबल बन के रह गया था। अब हालात ये थे कि इन्फ्लेशन, महंगाई तो 10.6 पे, 10.1 पे आसमान को छू रही थी। फार्मर डिस्ट्रेस की बड़ी बात की जा रही है, लेकिन जिन लोगों ने 60-70 साल राज किया है और किसान के ये हालात पैदा किए हैं, उनके बारे में तो कुछ नहीं बोला जा रहा है, किसान के बारे में बोला जा रहा है जिसकी इनपुट कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी लेकिन आउटपुट उसको MSP क्या देते थे। कर्जा माफ़ी का अकेले यही एक नारा चल रहा है जो इतने सालों से चलता आ रहा है, लेकिन एक किसान के हालात में हकीकत में ज़मीनी तौर में सुधार लाके उसको कोई भिखारी की तरह डोल दे के नहीं, लेकिन अपने पैरों पे आत्मनिर्भर करने के लिए कौन सी वो चीज़ें करी गई थी उसकी ज़रा चर्चा की जाए। महंगाई की तो ऐसी मार थी कि हम कौन भूला है, दाल 200 रुपये किलो, तेल 120 रुपये किलो और कई और ऐसी चीज़ें। महंगाई की तो चर्चा जितनी कम की जाए, मैं समझती हूँ आज महंगाई का नाम, शायद ही कोई सांसद होगा जिसने महंगाई का नाम भी लिया, जब 5 साल पहले महंगाई के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती थी। टमाटर और प्याज की कीमतें कहां तक आसमान छू रही थी। अब इन सब हालातों में महंगाई की मार सबसे ज्यादा किसको, हर एक को पड़ती है, लेकिन गरीब को सबसे ज्यादा। गरीब के लिए बहुत सारी नारेबाजी होती थी। There used to be a lot of talk about every time an election was coming that how there would be houses for the poor, how there would be toilets for the poor, and तरह तरह की ऐसे चीजें बोली जाती थी ऑन द ईव ऑफ इलेक्शंस टू विन द वोट्स। लेकिन जे फिगर्स को देखा जाए तो 70 सालों में फार्मर डिस्ट्रेस तो जो था, लेकिन
टॉयलेट्स की बात भी की जाए या फिर घरों की बात भी की जाए या बिजली की बात भी की जाए, ये मेरे से पहले आंकड़े सब आपको पता होंगे कि क्या आंकड़े तब थे और क्या आंकड़े अब थे। मैं अभी खड़गे जी का भाषण सुन रही थी जहां वो कह रहे थे कि आप कह रहे हैं 18,000 गाँव को 4 साल में आपने बिजली दी है, तो कांग्रेस पार्टी ने तो 70 साल में 60 साल में 6 लाख। तो ये क्या कहते हैं, जब देश का बंटवारा हुआ तो पूरा हिंदुस्तान अंधेरे में था जब तक ये नहीं सत्ता में आए। क्या किसी गांव में कोई बिजली नहीं थी जब तक ये कांग्रेस नहीं आई? इधर दुनिया को, देश को उजाला ही कांग्रेस पार्टी ने दिया क्या? तो ये कहने की बात, मैं तो ये आंकड़े पूछती हूँ कि वो तो निकाल लेंगे कि आप जब आए तो कितने दिन गांव में बिजली थी और आपने आने के बाद कितना नहीं दिया। आप यही देख लें कि पिछले 5 साल में जो गरीबों के मकान के बारे बात करें तो 5 साल में 25 लाख मकान बनाए, तो इस सरकार ने 4 साल में 1.5 करोड़ के तकरीबन 500 गुना ज्यादा मकान इस सरकार ने बना दीजिए। आप टॉयलेट की बात करिए, अब शौचालय ना होने के कारण कैसी बीमारियां होती है वो तो अलग बात। एक महिला होने के नाते मैं जानती हूं कि अब कैसे गांव बड़ा होता जा रहा है, रात के अंधेरे में निकलना पड़ता है, कैसे कैसे हालात हो रहे हैं, लेकिन किसको परवाह थी? जे 70 साल में ये लोग केवल 40% लोगों तक शौचालय दिला सकते हैं, आज 98% तक टॉयलेट्स पहुंचाने का काम 4 साल में इस सरकार ने किया है। गरीबों की बातें बड़ी, गरीबी हटाओ के नारे मार के कितने इलेक्शन लूट के ले गए, लेकिन गरीब का ये हाल था कि एक चाहे गरीब महिला हो जो अपने घर के लोगों का पेट भरने के लिए वो अपने धुएं का सांस फूंक फूंक के अपने सेहत का क्या हाल करती थी, कौन परवाह करता था? ये तो इनके काम तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं, बाद में उनको भूल जाया जाता है। आज ये इन सब के बारे में, चाहे गरीब के घर तक बिजली जाए, गरीब के घर तक घर बने, उस घर में उसका शौचालय होए, उसकी सड़क होए, उसका पानी होए, उसके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप होए, उसके बहनों बेटियों की इज्जत, उनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए सॉल्यूशंस हो, उनकी बीमा हो, ये सारी चीज़ों के बारे और किसी ने नहीं सोचा, लेकिन इन प्रधानमंत्री ने सोचा। जब देश में हालात ऐसे बिगड़े हुए थे तो देश की जनता को एक ऐसी नुमाइंदगी मिली एक प्रधानमंत्री के, जिन्होंने काम करके तजुर्बे के साथ उन्होंने देश को अपने राज्य में दिखाया था। और यही कारण है कि जब इस देश की जनता ने, 125 करोड़ की जनता ने जब देश के प्रधानमंत्री मोदी को चुना और इतनी बड़ी बहुमत से चुना, और यही कारण है कि इन 5 सालों में जो न्यू इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आज इन लोगों को कारण ढूंढने पड़ते हैं कि हम किस किस चीज के बारे में बोल के हम यहाँ पे रूमर मॉन्गरिंग करके इस सरकार को बदनाम करें, क्योंकि जी आंकड़ों पे जाइए तो आंकड़े खुद ही बहुत कुछ बोल जाते हैं जो इनकी जबान वैसे ही बंद कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि मैं एक प्रधान सेवक बन के काम करूंगा और देश की चौकीदार बन के रखवाली करूंगा, मैं देश के खजाने की रखवाली करूंगा, मैं देश के गरीबों के हकों की रखवाली करूंगा, मैं देश के सरहदों की और मुंह तोड़ जवाब दूंगा, चाहे देश के दुश्मन हो या देश के अंदर देश के खजाने को लूटने वाले धोखेबाज दुश्मन जो अंदर अपनी सरकार के बहरूपिया बन के बैठे रहते हैं। देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला और बहुत 10 साल के मजबूर प्रधानमंत्री के बाद एक मजबूत सरकार आई। So in the last 4.5 years, we have seen that not going by what my government says, but let's look at the way the world looks at India. Today, India is being considered the one bright spot in a gloomy economy. No, silence please. The reason being, Member, silence please. Don't सर disturb the घबराए हुए हैं, member. आप फिक्र क्यों करते हैं? Please, silence please. Silence please. Silence please. Don't disturb the member. Let the member speak. No, don't disturb. Madam, please continue. Sir, today our country is being looked at by the world as the one bright spot. Sir, this non-stop comment No. from the Trinamool Congress. Please, don't disturb the member. Please, This is unfair, sir. please be seated. Please calm. Don't disturb the member. Totally unfair. दादा आप वहाँ बैठकर क्या कर रहे No, हैं? please continue, ma'am. दादा ये what is this दादा? सर देखिए पूर्व मंत्री जाकर पीछे बैठकर बैक बेंचर बन के Please be seated, please.
Please continue. आगे क्या होगा दादा? Please continue, ma'am. So, sir, Sir, today the fact is कि ये जितना शोर मचा ले, they cannot deny the fact that India is the fastest growing economy in the world. Today, be it in the ease of doing business, where we have reached the 77th position after jumping so many points just within 4 years, which they could not jump in so many years when they were running the government. Sir, today we have left behind big economies, be it the US, the UK, China, we have left behind the big economies and India is moving at a faster rate than them. Today we have the highest amount of foreign direct reserves, foreign direct investment in our country because the world is perceiving India as a new India. Today we have the highest foreign reserves in our country. And sir, today in every way, India is growing in a stable and in a positive manner, which they could not achieve in 10 years of their misrule because they were too busy plundering the nation and looting the nation. This is the difference between this government and the earlier government. Sir, I would not like to go into the figures of how we have maintained all our fiscal balances, but I would like to mention here that all development in the country that has been done, all the kind of welfare schemes have been given, is despite the fact that we have given higher devolution of central taxes to the state. देश के खजाने में से राज्य को ज्यादा पैसे देने के बाद भी देश की तरक्की में, गरीबों को सहूलतें देने में और देश को आगे बढ़ाने में ये सरकार कामयाब हुई है, वो नहीं जो उस खजाने को अपने पास रखते थे, लूटते थे और इलेक्शन के टाइम में बड़े-बड़े वादे करके लूट के ले जाते थे। सर, ज्यादा ना कहते हुए मैं दो चीजों का जरूर जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि जे मैं कहूं कि इन 5 सालों में मोदी सरकार की सबसे बड़ी देन क्या है। एक मैं कहना चाहूंगी कि बहुत बातें होती हैं कि जनधन योजना में आपने इतने 23 करोड़ आपने बैंक के खाते खुलवाए, लेकिन क्या शर्म की बात नहीं कि इतने 70 साल के बाद भी हमारे देश के इतने करोड़ों गरीबों के बैंक के खाते तक नहीं थे। और यही कारण था कि एक पुराना प्रधानमंत्री इनका बोलते थे, जब दिल्ली से 10 रुपए चलते हैं तो 10 पैसे लाभार्थी के पास पहुंचते, बीच में खाए जाते थे, लेकिन उसको रोकने का कुछ नहीं किया इन्होंने 70 सालों में। पहला काम मोदी जी ने किया, सबका बैंक का खाता खोला ताकि चाहे 10 पैसे यहाँ से चले, चाहे 1000 रुपए चले, वो लाभार्थी के पास पहुंचे। ये सबसे बड़ी देन थी जिस करके हजारों करोड़ों के घपले इस सरकार ने रोके हैं। ऐसे ही गरीबी हटाई जाती है। हाँ, ऐसे भी। सर, एक मैं बोलना चाहूंगी, दूसरी जो मैं समझती हूँ, क्योंकि बहुत सारी स्कीमें हैं, चाहे 1 रुपए महीने का सुरक्षा बीमा या 90 पैसे दिन का सुरक्षा बीमा, बहुत सारी चीजों गरीबों के लिए मोदी जी ने किया। लेकिन प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, एक ऐसी आयुष्मान भारत योजना, एक ऐसी योजना जो मैं कहती हूं कि इस देश की गरीबों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है गरीबी से निकालने के लिए। आज मैं उस राज्य से आती हूं जिस राज्य से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस। हमारे इस एरिया में इतना कैंसर है कि ट्रेन भर के लोग यहाँ से जाते थे बीकानेर इलाज कराने के लिए। और कैंसर कैसे की बीमारी है किसी को बताने की जरूरत नहीं। अपने प्रिय बंधुओं को बचाने के लिए इंसान सब कुछ बेच सकता है। गरीब के घर में जब कोई भयानक बीमारी आती है, सबसे पहले अपने जेवर बेचता है, उसके बाद अपना घर बेचता है, उसके बाद अपनी जमीन तक बेच देता है, और सब गिरवी रख के कर्जा लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि कोई उसका जो प्रिय बंधु है वो बच जाएगा। लेकिन ये इंसान की ऐसे भावना होती है कि अपने प्रियजनों को बचाने के लिए वो सब कुछ न्यौछावर कर देता है। आज हमारे देश में कितने वैसे गरीब हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो लिया है, सब कुछ लुटा लिया है अपने बंधुओं की सेहत को बचाने के लिए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना ऐसी योजना जहां 5 लाख रुपए एक परिवार को, तकरीबन 50 करोड़ लोगों को, देश की आधी आबादी को भयानक बीमारियों से बचने के लिए ये प्रधानमंत्री ने देने की जो योजना करी है, ये मैं समझती हूँ सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जहां प्रधानमंत्री जी ये पुण्य का काम कर रहे हैं, अफसोस की बात ये अभी भी ऐसे राज्य हैं जो गरीबों को इन सहूलतों से वंचित रख रहे हैं। मेरा राज्य है पंजाब, कांग्रेस की सरकार है। आज यहाँ बैठे नहीं तो मैं राहुल गांधी से पूछती कि बताइए तो सही कि इतने टाइम 2-2.5 महीने में जहां 11 लाख लोगों ने गोल्डन कार्ड लेके अपनी जानें बचा ली हैं,
5 लाख का फायदा उठाया है। क्या कारण है कि पंजाब के एक भी बंधु को, एक भी गरीब भाई बहन को आज तक पंजाब सरकार ने गोल्डन कार्ड मोदी साहब का नहीं दिया है? क्या कारण है? कारण यही है कि कहीं क्रेडिट उनको ना मिल जाए और इनकी सरकार ना खिसक जाए, यही वो करते आ रहे हैं। सर, जहां गरीबों की बात करूं, अब मैं बहुत अहम बात करना चाहूंगी किसानों की। सर, किसानों के बारे तो क्या बोले। अब जितना ये कांग्रेस सरकार बोलती और करती आई है, किसानों के हालात क्या हैं। लेकिन आप जो वहां से बोल रहे हैं, मेरी बात सिर्फ सुन लीजिए, क्योंकि आपको भी तरस आएगा दादा। मिनिस्टर एड्रेस टू अस चेयर। देखिए, एक यहाँ के एक बहुत है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, जिन्होंने इतना ढोल बजाया पंजाब में आके कि पंजाब के किसान का कर्जा सब माफ कर दिया जाए। काश मैं यहाँ पे व्हाट्सएप खोल के आपको सुना सकती। वैसे मेरे पास उनके और उनके मुख्यमंत्री के शब्द जरूर हैं, ये पंजाबी में है, मैं आपको ट्रांसलेट भी कर दूंगी। कईयां दे नाल कईयां दे लैन लेते होंगे कोऑपरेटिव बैंका तो, कईयां ने नेशनल बैंक तो, कईयां ने आरटीओ तो, कई ऐसे किसान होंगे, वो कहते हैं मुख्यमंत्री के दावेदार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में कि कई ऐसे होंगे गरीब किसान जिन्होंने प्राइवेट बैंकों से कर्जा लिया है, कॉर्पोरेट बैंकों से लिया है, आरटीओ से लिया है। मैं होन ए तीनों जेड़े थोड़े कर्जे ने असी देवांगे, पंजाब सरकार देवेगी, थानू कोई कर्जा देने की लोड़ नहीं। हुन थोड़ा कर्जा साडा कर्जा, मतलब आपको देने की कोई जरूरत नहीं, ये आपका कर्जा नहीं, ये मेरा कर्जा है। और क्या लिखा है यहाँ पे, ये चोन मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि जे कोई सोचे कि मैं कुछ चोन मैनिफेस्टो जनवरी 2017 का, एंड लॉ विल बी कि कर्जा माफी यहाँ पे बहुत बड़ा है, हर तरह का कर्जा कांग्रेस सरकार माफ करेगी। तो सर, ये माफ करने का ये जो सारे देश भर में भ्रम बिछाया जा रहा है कांग्रेस का, इसीलिए मैं कह रही हूँ कर्जा माफ करने के लिए पंजाब के हर घर में एक फॉर्म भराया गया, भाई तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा कितना कर्जा है, और सारा यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह के फोटो समेत कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी इस किसान का ये सारा कर्जा माफ किया जाएगा। और इसका जो फोटो बॉय इसका बना, जो इसका कह सकते हैं कि क्या इसका बोलेंगे कि फेस ऑफ फार्म लोन वेवर, जो बुद्ध सिंह जिसके घर से बड़ी धूमधाम से लॉन्च किया गया, सब किसान का सब कर्जा माफ, वो बेचारे किसान का बयान तो पढ़िए। मैं आपको सिर्फ चंद लाइनें ये न्यूज़पेपर की जो उसने बयान दिया। बुद्ध सिंह was asked to sign a form. Having done so, he was handed over a receipt. ये receipt जो मैं आपको दिखा रही थी। Amid the clicking of cameras, Captain Amrinder Singh went on to assure the farmer that he would be the first in Punjab whose loan would be waived if Congress was voted into power. 15 months down the line, sir, 1.5 साल क्या, अब तो 2 साल निकल गए हैं। Buddh Singh is still waiting for his loan. जो फेस था, is still waiting for his loan. When Punjab government held the function at Mansa to launch the scheme, I thought I would be invited there too. मेरे क्षेत्र में आए कर्जा माफी का ढंडोरा पिटाने, वो सोचा मुझे तो बुलाया जाएगा, मैं तो फेस ऑफ द लोन वेवर हूँ। After all, it had all begun from my house. Also, I was promised that I would be the first to benefit from the scheme. But nothing of the sort happened. I only hope my dream of being debt free will not remain shattered. ये बेचारा 1.5 साल के बाद बोल रहा है। Buoyed by Captain Amrinder Singh's assurance, I and my wife Sarabjit Kaur braved the morning chill to cast our votes for the Congress. Recalls the downcast Buddh Singh, wondering if he had been taken for a ride. Sir, अब यही राइड है जो ये कांग्रेस पार्टी 70 सालों से देश के गरीब, देश के किसान और देश के नौजवानों को 70 साल से भुलके में घुमा रहे हैं। और आज भी मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, ये कांग्रेस का मॉडल बोल के सरकार बनाओ और सरकार बना के लोगों को भूल जाओ, ये वही जुमला जाके उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में, अब मैं इनसे पूछती हूँ क्या कहते थे, मध्य प्रदेश राजस्थान में सरकार बनेगी
10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा। भैया पंजाब में तो 2 साल निकल गए, अब तो 2 महीने आपके राज्यों में भी नहीं निकल गए, और ऐसे 2 महीनों के साथ साथ ही 70 महीने भी निकल जाएंगे। मैडम, ट्राई टू कंक्लूड। सर, मिनिस्टर, ट्राई टू बेरोजगारी कंक्लूड। की बड़ी बातें करी जा रही हैं। मैं बताना चाहूंगी कि ये कांग्रेस मैनिफेस्टो का नंबर 2 क्या था? इट सेज हर घर को नौकरी, घर घर में नौकरी देने के लिए लोगों फोरम बजा के हर घर नौकरी का फोरम सारे पंजाब के एक-एक घर से बनाया। 60 लाख परिवार में हर घर में एक नौकरी दी जाएगी। सर 2 साल होने को आए, 1 महीने में 1 लाख को मिलनी थी, अब 2 सालों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिट्टू के भाई को छोड़ के डीएसपी की नौकरी जो मिली है पंजाब में किसी नौजवान को एक भी नौकरी नहीं मिली है। Please wind up, madam. Please wind up. Please wind up. Please wind up. Please conclude, ma'am. सर नौकरी conclude. छोड़िए, अब जो वहाँ पे जो मुलाजिम है Minister, please बेचारे conclude. पंजाब सरकार के मुलाजिमों का खजाना भरने के लिए उन्होंने कर्नाटक में कहा, साल में वहाँ पे भी कर्नाटक में भी वही किया। कर्नाटक में पंजाब में 2 साल हो गए, कर्नाटक में 1 साल हो गया, मध्य प्रदेश राजस्थान में 2 महीने हो गए। भैया देश, राहुल गांधी जी यहाँ आइए और बताइए जो पंजाब में वादा किया था वो तो पूरा कर दे देश को। बाद में बोलना बातें आप। Minister, address to the chair. Minister, try to conclude. Only because of your and your जुमलेबाजी, and वो पंजाब की जुमलेबाजी से इतना जोश आया कि बाकी देश में भी वही बोल रहे हैं। सो ये कांग्रेस की राजनीति से देश की जनता बच कर सब पहली बारी शायद देश में हुआ होगा कि पहली बारी किसी देश में हुआ होगा कि किसी सरकार ने, हमारी सरकार ने तो 7th पे कमीशन लागू किया, लेकिन इनकी कांग्रेस सरकार ने पे कमीशन तो क्या लागू कर रहा है पंजाब में, बल्कि हर मुलाजिम के हर महीने के 200 रुपए काटने का बजट में ऐलान किया, क्योंकि देश के खजाने में मुलाजिम के पैसे भरने हैं। ना डीए मिलता है, ना प्रोविडेंट फंड मिलता है। आज टीचर को बोला गया तुमने रेगुलर होना है तो 40,000 का तो तनख्वाह छोड़ के 10,000 का तुमको रेगुलर कर देते हैं। आज टीचर भी धरने में है, मुलाजिम भी धरने में है, नौजवान भी धरने, और 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली। सो इनके सरकार के 700 दिन नहीं हुए, 700 किसानों ने 2 साल में आत्महत्या कर ली। और क्या कहते थे, हम हर किसान की आत्महत्या में 10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी। 700 किसानों को तो आत्महत्या करने में आप धकेल रहे हो, रोज एक किसान कर रहा है, लेकिन एक भी किसान को, किसी को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। कर्जा तो क्या माफ करना था, 90,000 करोड़ कर्जा माफ करने की बात इन्होंने बोली थी, और आज 90 रुपए के चेक मिलते हैं, किसी को 15 रुपए के चेक मिलते हैं। सर ये इनका बिल्कुल बेतुका, सारे देश इससे। आखिर में मैं राहुल गांधी के ग्रोथ और जॉब मॉडल के बारे जरूर बात करना चाहूंगी। चलो मैं माफी मांगती हूँ, उनका नाम ले लिया, हालांकि तो मैं चाहती थी कि इनके ग्रोथ मॉडल के बारे में बात ना करूं। सर अब एक इंसान था पिछली सरकार में जिसके पास इतनी पावर और शक्ति और ताकत थी कि उनकी कैबिनेट और प्रधानमंत्री कोई फैसला ले तो कागज ऐसे फाड़ के फेंक के इतनी ताकत रखता था। मैं उस महकमे से आती हूँ सर जहाँ किसानों और नौजवानों को रोजगार देने के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। मैं उस सरकार का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने इनमें से कोई योजनाएं बनाई। एक योजना के बारे जरूर बताना चाहूंगी। एक मेगा फूड पार्क लगा एक बहुत ही शक्तिशाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्षेत्र में, जो देश में भूकंप पार्लियामेंट में लाने की बातें करते हैं। 5 साल से यहाँ पे कोई भूकंप तो आया नहीं, लेकिन ये उनके ग्रोथ मॉडल की बात सुनकर शायद उनकी पार्टी में भूकंप आ जाए। सर ये आपको हैरानी होगी सर आपको हैरानी होगी कि 2010 में एक मेगा फूड पार्क सर उनके क्षेत्र में बनना था। 2 साल में मेगा फूड पार्क तैयार होकर खत्म हो जाता है, जिससे लाखों किसानों का फायदा होता है, क्योंकि मेगा फूड पार्क का रॉ मटेरियल किसान की फसल होती है। हजारों की गिनती में रोजगार मिलता है। लेकिन सर 2010 निकल गया,
2011 निकल गया, 2012 निकल गया, 2013 भी निकल गया। और 2013 में मुझे जिसने लगाना था मेगा फूड पार्क, उसकी चिट्ठी मेरे को अपने रिकॉर्ड में मिली, जो कहता कि जब तक मुझे सस्ते रेट में गैस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं गैस बेस सब्सिडाइज रेट के गैस रेट का पावर प्लांट बनाना चाहता हूँ, जब वो नहीं मिलेगा तो मैं मेगा फूड पार्क लगाना ही नहीं चाहता हूँ। ये चिट्ठी 2013 में। लेकिन 2014 के इलेक्शन से पहले वहां पे लोगों को गुमराह करके, किसानों को गुमराह करने के लिए वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऐसा भूकंप लाया कि शिलान्यास कर दिया कि यहाँ पे मेगा फूड पार्क बन रहा है। दिसंबर 2013 में उस मेगा फूड पार्क का शिलान्यास हुआ जिसके 4 साल में एक ईटा भी नहीं रखा था और जो प्रमोटर ने ही विड्रॉ कर लिया था। तो ये तो इनका ग्रोथ मॉडल है। इलेक्शन के पहले बातें करो और इलेक्शन के बाद सारा कुछ भूल जाओ। वो सोना से Please, madam, wind up, madam. just 2 minutes more. Please wind up, madam. Sir, only 2 minutes I will conclude. सब बहुत कुछ बोला गया है 1 minute. हर एक तरह में। मैं One सिर्फ minute. एक चीज बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैं बात अपनी कम्युनिटी की करने चाहती हूँ। कहते हैं माइनॉरिटीज इनसिक्योर है, फला है, ढिमका है। जितना अत्याचार इस सरकार ने माइनॉरिटीज पे, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो आप हमसे पूछिए। ये वो सिख कौम है जिसने देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा खून बहाया, सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी, सबसे ज्यादा जानें दी और सबसे ज्यादा जेलें काटी। लेकिन ये एक परिवार ने और एक पार्टी ने इस कौम को खत्म करने के लिए जो हमारे धार्मिक स्थानों पे टैंकों तोपों के साथ हमले किए, दिन दहाड़े कत्लेआम किए, तो इस सरकार ने और इस सरकार की लीडरशिप ने कातिलों को और कत्लेआम करने वालों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और 34 साल तक हमें इंसाफ नहीं लेने दिया। आज सा उसको देश राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, मंत्रियां बनाई जा रहे हैं और उनको बचाने के लिए हर एक इंस्टीट्यूशन का मिसयूज की बात करते हैं। मेरे से पूछिए कि पुलिस को, सीबीआई को कितना मिसयूज इन्होंने किया सिखों के कातिलों को बचाने के लिए। आज मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्राना करती हूँ। 34 साल के बाद हजारों सिखों के कत्लेआम के दोषियों को जेल में डाला। सज्जन कुमार जैसे मगरमच्छ जेल में गए हैं, वो हमारी सरकार की देन है जो इंसाफ देना चाहती है। श्री जयदेव गल्ला। इसके बाद वो जो दूसरे मगरमच्छ हैं जिनको ये बचाते रहे हैं, जिनको ये मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जो इस देश में माइनॉरिटी सेफ रहना चाहती हैं, तो उस सरकार का साथ दो जो आपके साथ इंसाफ करेंगे और वो नहीं जो बेइंसाफी के नाम पे इंसाफ बोलेंगे। आज करतारपुर कॉरिडोर की बात मैं जरूर करना चाहूंगी। 70 साल से सिखों की आस्था, सुबह से शाम तक इसके लिए पूजा प्रार्थना की हम दर्शन कर सके, ये कॉरिडोर दिया है। तो हमारी सरकार 70 साल में किसने रोका इनको देने के लिए? सिख प्रधानमंत्री बनाया था इनको, लेकिन क्या दिया उन्होंने सिखों के लिए? क्या करके दिया कांग्रेस ने? सिर्फ बातें दी हैं, जुमले दी हैं और लोगों को गुमराह करके, धोखा देके बोल के। जी हाँ, आज एक चौकीदार, टुडे a चौकीदार is the prime minister, लेकिन I would like to tell the Congress party that the चौकीदार is चौकीदार of the country's resources. He is a चौकीदार of the country's wealth and health. He is a चौकीदार of this country's pride, prestige and sovereignty. ये चौकीदार है जो लोगों की डिग्निटी का ध्यान रखते हैं और जो जिन्होंने 70 सालों से लूटा है, उन लुटेरों को इस चौकीदार का आज भय है और डर है और इसीलिए ये सारा शोर मच रहा है। तो मचाइए आप अपना शोर, चौकीदार करेगी अपनी चौकीदारी और देश की जनता देखेगी किस सरकार ने काम किया और किस सरकार ने सिर्फ चोरी और लूटखोरी करी है। बहुत बहुत धन्यवाद।